हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का सेकेंड वीडियो देखेंगे एंड सेकेंड वीडियो में जो हमारी पढ़ाई होगी करेंगे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन पे। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी क्यूब में कितना वॉल्यूम या कितना एरिया एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। तो उसको कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज उसका कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तो या तो पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सपोज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या एफसीसी या बीसीसी, या फिर ये पूछा जाता है उसमें कि कितना वॉल्यूम इज़ रिमेनिंग, ऑलराइट, कितना वॉल्यूम इज़ अनऑक्यूपाइड, या ये कितना एरिया इज़ अनऑक्यूपाइड, ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, तो एक हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जब हम लोग सब कर लेंगे तो एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पैकिंग फ्रैक्शन पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि रेडियस एंड एज लेंथ के बीच में रिलेशन, तो वो ज़रूर याद रखिएगा। एंड उसी में मैं नियरेस्ट नेबरिंग एटम के बारे में भी मैं डिस्कस कर लूँगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है दैट इज़ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब और इंटू 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100। ठीक है, अच्छा, अब जितने एटम्स होते हैं उन सब का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। जो जितने एटम है उसको मान लीजिए हम z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। z इज़ द नंबर ऑफ एटम्स। और एक एटम का स्ट्रक्चर अगर हम स्फेयर कंसिडर करते हैं तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज़ ए क्यूब। अगर मान लीजिए जो क्यूब का जो एज लेंथ है वो ए से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी ए क्यूब एंड इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका मेजर फॉर्मूला है। अब हम लोग इंडिविजुअल जितने एटम, जितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि हर एक सिस्टम के लिए या हर एक अरेंजमेंट के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या निकल के आता है। तो सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं 1, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। अब अगर आपको कोई रिलेशन चाहिए, कोई वैल्यू चाहिए, तो आपको आर और ए के बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब वो रिलेशन क्या होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फोटो पे आना पड़ेगा। ये आपका, मैंने सिर्फ एक फेस बना रहा हूँ क्यूब का, पूरा क्यूब नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक फेस बना रहा हूँ क्यूब का। ठीक है, अब देखिएगा कि एटम्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे एटम्स, ये दरअसल मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की थी कि कभी भी आप विजुलाइज करिए तो हमेशा ये कंसिडर करिए कि आप एक क्यूब के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये मान लीजिए ये जो आप वॉल देख रहे हैं, सपोज़ ये आपका वॉल है, तो यहाँ पर एटम्स सब लगे हुए हैं, ऑलराइट, सारे कॉर्नर्स पे एटम लगे हुए हैं। और ये वाले जो एटम्स हैं जो यहाँ पर जो कॉर्नर्स पे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वही मैंने छोटा करके बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये है आपका एज लेंथ, ये जो है दिस इज़ योर एज लेंथ, ये ए है। अब दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं, क्योंकि सेम एटम है तो इसका रेडियस एंड इसका रेडियस दोनों सेम होगा। तो अगर मैं एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन बताऊं क्या, तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू a/2। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड द एज लेंथ। अब इस वैल्यू, इस r इज इक्वल टू a/2 को हम यहाँ पर पुटा देते हैं, 4/3 पाई a/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है दैट इज़ 52%, या कुछ बुक्स में 52.4 भी लिखा हुआ है, दोनों में से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा, अब अगली चीज़ जो बोली जाती है दैट इज़ नियरेस्ट नेबरिंग एटम। अब आप देख सकते हैं यही दोनों तो नियरेस्ट नेबरिंग है, या ये दोनों या ये दोनों। नियरेस्ट नेबरिंग का मतलब जो आजू बाजू वाले एटम है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो जो
जो मतलब उनके जो न्यूक्लियस है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस इज a। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम को d से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड उसकी वैल्यू आ गई a। ठीक है, अगर आप r के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इज इक्वल टू 2r, राइट। तो आपने यहाँ पर देखा पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रिलेशन बिटवीन r एंड द एज लेंथ, मतलब रेडियस ऑफ द एटम एंड द एज लेंथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम। ये तीनों चीज़ें आपने चेक कर ली। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं इसी में थोड़े से चेंजेस करूँगा और फिर हम लोग देखेंगे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। बस मैं इसी में चेंजेस कर दूंगा तो आंसर आपको मिल जाएगा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ऑलराइट, अब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आपको याद हो तो उसमें 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 कर दिया, इधर भी 4 आ गया। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन R एंड A इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल दरअसल इस तरीके से होता है। फेस है, फेस पे सारे कॉर्नर्स पे, मान लीजिए ये फेस है, सारे कॉर्नर्स पे एटम लगे हुए हैं एंड एक यहाँ पर सेंटर पे बीचों बीच एक एटम लगा हुआ है। ठीक है, ये कॉर्नर्स वाले एटम एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, ये किससे टच कर रहे हैं, सेंटर वाले एटम से। ऑलराइट, जो फेस पे लगा हुआ है उससे टच कर रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो हमें दरअसल चाहिए ये। ठीक है, मान लीजिए ये A, B एंड ये C है। ये अगर A है एज लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो द एज लेंथ A, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज द डायगोनल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC हो जाएगा √2a या a√2। और अगर हम रेडियस के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो ये r, और क्योंकि सेम एटम है ना तो r प्लस r, ये तो पूरा इसका डायमीटर एंड प्लस ये r, तो 4r हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू √2a/4, या ये भी लिख सकते हैं a/2√2, a/2√2। So this is the relation between R and A in face center cubic unit cell। अच्छा, अब मैं आपसे अगर ये बोलूँ कि नियरेस्ट नेबरिंग एटम ज़रा मुझे बताइए, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम। तो ये देखिए ये दोनों नियरेस्ट नेबरिंग है, ये देखिए ये दोनों नियरेस्ट नेबरिंग है ना, तो यहाँ से आएगा डिस्टेंस। इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। तो अगर आपको R के रिस्पेक्ट में इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये 2R हो जाएगा, और अगर A के रिस्पेक्ट में इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये आएगा √2a/2, मतलब a/√2। अब वहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब हम R की जगह यहाँ पर a/2√2 पुट कर देते हैं, ठीक है, बाकी इसको जब सॉल्व करेंगे, ओ सॉरी यहाँ पर क्यूब होना चाहिए था, लास्ट वाले में भी यहाँ पर क्यूब होना चाहिए था। तो यहाँ पर जब हम a/2√2 जब पुट कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 74%, राइट। तो 74% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग 26% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज अनऑक्यूपाइड। ठीक है, तो आपने ये सारा डेरिवेशन देख लिया। ये चीज़ समझिएगा, ये चीज़ रटिएगा नहीं, हालांकि फिक्स वैल्यू होती है, मगर ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज जब आप जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, जब आप जितना ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं 2। तो यहाँ पर 2 पुट कर दिया। अब R और A के बीच में रिलेशन। अब ये क्यूब बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अब आपको ये कंसिडर करना है कि आप क्यूब में बैठे हुए हैं एंड बॉडी सेंटर का मतलब क्या हुआ कि क्यूब के बीचों बीच एक एटम रखा हुआ है। आप विजुलाइज करिए, क्यूब के बीचों बीच एक एटम रखा हुआ है। तो कॉर्नर्स वाले जितने एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। कौन टच कर रहा है, बीच वाले एटम से सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्यूब का बॉडी डायगोनल को आपको कंसिडर करना है। तो क्यूब का बॉडी डायगोनल जो है, बॉडी डायगोनल को अगर आप बॉडी डायगोनल विल बी इक्वल टू 4R, जैसे आपने फेस सेंटर में देखा था वैसे यहाँ पर भी, मगर बॉडी डायगोनल जो होता है अगर A के रिस्पेक्ट में आप लिखेंगे तो वो आएगा √3a। ठीक है, तो R इज इक्वल टू √3a/4। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन R एंड A इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल।
राइट। अब नियरेस्ट नेबरिंग एटम देख लेते हैं। तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम वही थे, कोने वाला एक एटम एंड सेंटर में जो बॉडी सेंटर के वाली पोजीशन पे एक एटम लगा है वो। तो उन दोनों के बीच में तो जो डिस्टेंस है वही तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम का डिस्टेंस होगा। तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे होगा, √3a इज़ द टोटल डिस्टेंस, बॉडी डायगोनल का टोटल डिस्टेंस, या पूरा बॉडी डायगोनल मैं बोलूँ उसका आधा कर दीजिए, √3a/2। तो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम इन BCC। अब r की जगह हम यहाँ पर ये पुट कर दें, √3a/4। ये a रूट के बाहर है तो a√3 लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, a√3/4। तो ये जो वैल्यू आती है दैट इज़ 68%। दैट मीन्स कि 68% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग 32% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ अनऑक्यूपाइड। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HCP भी बोलते हैं। फॉर्मूला वही है बिल्कुल। अब क्योंकि पहले हम लोग क्यूब ले रहे थे तो नीचे यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ था, अब यहाँ पर क्योंकि हमने हेक्सागन लिया हुआ है तो इसलिए फॉर्मूले में नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। बाकी मतलब तो वही निकल के आ रहा है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये जानिए कि एक HCP स्ट्रक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप वॉल्यूम ऑफ द एटम्स निकालेंगे तो Z × 4/3 πr³ आपको करना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है, अब ये जो हेक्सागन का निकाला जाता है वॉल्यूम तो निकाला जाता है बेस इंटू हाइट। हाइट जो है वो ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है h = 4 × √2/3r। ऑलराइट, तो अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम HCP में कैसे होते हैं, क्योंकि मुझे याद है मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको नहीं करवाया था, तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो कॉर्नर्स पे जो लगे हुए ना, जो हेक्सागन बना रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/6। जो कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/6। और कितने हैं, नीचे 6 ऊपर 6, तो टोटल आ गया 12। बीच में जो लगे हैं ये बॉडी के अंदर हैं तो इनका टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 3, क्योंकि 3 है तो पूरा का पूरा 3 अंदर चला गया, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर ये जो ऊपर ये वाले जो आप देख रहे हैं ये फेस पे लगे हुए हैं और फेस पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। कितने एटम्स हैं, 2। तो टोटल अगर आप करेंगे तो ये आ गया 6/2 और ये 1, तो टोटल आ गया 6। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6 HCP में। तो Z की जगह हमने 6 पुटाया, 4/3 πr³। अच्छा, अब हमें वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकालना है। बेस हाइट हमें पता है दैट इज़ 4 × √2/3r। अब बेस आप निकाल सकते हैं, ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहे हैं ना, देखिए 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 6 × द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट इज़ √3/4a²। दिस इज़ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्योंकि 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहे हैं तो इसलिए हमने 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलराइट, और 100 एज इट इज़ यहाँ पर चलता चला आ रहा है। बस अब a की जगह हम लोग क्या पुट कर दें, r/2 और पुट कर दें, बाकी हमारा काम हो जाएगा। 4/3 πr³, 6 × √3/4, r की जगह पुट कर देते हैं a की जगह पुट कर देते हैं r/2 का होल स्क्वायर इंटू 4 × √2/3r, और ये 100 एज इट इज़। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज़ 74.06% पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो लगभग जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है उसी के बराबर है, बट थोड़ा सा बस ज़्यादा है इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो आपने देख लिया कैसे HCP का पैकिंग फ्रैक्शन निकाला जाता है एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन एन HCP कैसे कैलकुलेट किया है। तो जो दोनों चीज़ें आपने चेक कर ली यहाँ पर। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं ऑन इट। अब ये न्यूमेरिकल जो है ये JEE 2010 में आया था, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना ऑफ अ 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल। तो अगर आपको मेथड याद है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आ जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था तो वॉल्यूम से हम लोग खेल रहे थे, जब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो एरिया से खेलेंगे। तो एरिया ऑफ द एटम्स, उसमें वॉल्यूम ऑफ द एटम्स था, डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ द यूनिट सेल, वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल था, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ द एटम्स, कितने एटम आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक तो बीचों बीच यहाँ पर 1/4 1/4 1/4 1/4, तो टोटल 2 हो गए। इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1, और एक बीचों बीच 1, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गए। अब एरिया ऑफ द एटम पाई आर स्क्वायर, हम लोग एरिया देख रहे हैं ना, एरिया ऑफ वन एटम इज पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ द यूनिट सेल, ये देखिए एल दिया हुआ है, एज लेंथ, तो इसका एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। बस अब आर और एल के बीच में एक रिलेशन आपको चाहिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एल है तो ये भी एल है, ऑलराइट। तो ये मान लीजिए ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी इज इक्वल टू वही पाइथागोरस थ्योरम √2l, ऑलराइट, एंड दैट इज इक्वल टू 4r, ये देखिए दैट इज इक्वल टू 4r। सो r इज इक्वल टू l अपॉन 2√2, यही वैल्यू यहाँ पर पुटा देते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर 100 भी करना है हम लोग को, क्योंकि परसेंटेज चाहिए, बार बार भूल जाते हैं, वाह 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 वाह। तो पाई r की जगह यूज़ करेंगे l अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर, और ये l स्क्वायर इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 78.5%। तो देखिए कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बस आपको जो डेरिवेशन जो शुरुआत में करवाई थी वो बस ध्यान रखना था। और अगर आपने मुझे ध्यान से सुना हो, मैं बार बार ये बोला था, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एटम्स या एरिया ऑफ द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब या फिर एरिया ऑफ द क्यूब, शुरुआत में मैंने ये बोला था। तो वो बोलने का मकसद ये था बिकॉज एक न्यूमेरिकल हम लोग को उसी एरिया से रिलेटेड करना था। ऑलराइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। So with this we have come to the conclusion of this particular topic. I hope आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें डेरिवेशन इसीलिए करवाई गई थी ताकि आप डेरिवेशन को समझें। जो वैल्यूज़ पैकिंग फ्रैक्शन की थी वो फिक्स होती है, मगर आपको डेरिवेशन को समझना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए प्रॉपर डेरिवेशन इसकी करवाई गई थी कि एंड आर एंड ए के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाता है उसको याद मत करने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एंड नियरेस्ट नेबरिंग एटम कैसे निकाला जाता है, उसका डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ये भी समझने की कोशिश करिएगा। डू नॉट ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जितना हो सके समझने की कोशिश करिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह हो तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। थ्योरी आप एक बार पढ़ लीजिए, मगर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, वो आपके रीजनिंग को एंड आपकी क्वेश्चंस को समझने की एबिलिटी को और बढ़ाएगा। सो विद दिस इज़ डॉक्टर इमरान खान साइनिंग ऑफ। होप you all have learned and enjoyed from the video. Thank you for watching it. Stay safe, stay healthy. Thank you.